सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज कुछ हंसने हंसाने की खबरें। ज़ाहिर है कि हंसाने में सबसे पहले हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब नंबर ले गए हैं। सनसनीखेज़ इंकशाफ फरमाया है उन्होंने। इससे पहले कि इंकशाफ का पोस्टमार्टम करें, एक साउंड बाइट है, ज़रा देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये वो गवर्नमेंट है 3 साल में, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। आप ज़रा देखें कि आप सिर्फ ये उठा के देख लें, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए और कितने एंटी। मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। मैं गारंटी करता हूं कि जो न्यूज़ आइटम्स जिनकी एंगलिंग है मेजर अखबारों में देखो 70% हमारे खिलाफ है। अच्छा, अब ये लॉजिकल बात है कि अगर 70% चीज़ें आपके खिलाफ लग रही हैं तो इक़्तिदार का झूला भी तो आप ही झूल रहे हैं, प्रोटोकॉल के मज़े भी आप ही ले रहे हैं, सलाम साहब भी आप ही के साथ हो रहा है, ये सब काम मेरे साथ तो हो नहीं रहे, तो मेरे खिलाफ खबरें क्यों छपेंगी? जानू की मोड पे लगा हूँ मैं, ना मैं सिंध में हाकिम हूँ ना मैं वफाक में हूँ। तो ये सब कुछ तो आप ही लोगों के साथ होना है ना। आपने फरमाया कि मीडिया को इस दौर में जितनी आज़ादी दी गई है, ये सब बातें, ये सब लताइफ सुन करके आज़ाद मीडिया का जो हश्र हुआ है, हंस हंस करके बुरा हाल है लोगों का, जबकि मीडिया के साथ उल्टा ही मामला है। मीडिया आज़ाद अपने तौर पर मीडिया धाड़े मार मार के रो रहा है। ये वही मीडिया है जिसे तब्दीली का बड़ा शौक़ लाहक था, जिसने तब्दीली का सुरमा अपनी आंखों में लगाया था और उसके बाद आज उसकी आंखें न सिर्फ दुख रही हैं बल्कि उसे नज़र आना भी कम हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि दुनिया में कहीं भी वज़रा पर, वज़ीर आज़म पर बुहतान नहीं लगाए जाते। वज़ीर आज़म शायद अपने तौर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी करीब की याददाश्त आगे पीछे हो गई है, गड़बड़ेशन का शिकार हो गई है। उन्हें शायद याद नहीं कि जब नवाज शरीफ हम पर मुसल्लत था तब इमरान खान साहब ने, उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने और तब्दीली ज़दगान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म का और उस वक्त की पार्लियामेंट का जो हश्र किया था, पार्लियामेंट पर लानत तक बरसाई गई। ये अलग बात कि उस लानत ज़दा पार्लियामेंट से मिलने वाले तमाम फयूज़ व बरक़ात हंस करके जेब में डाल लिए गए और आज तक उसमें से धेला भी वापस नहीं किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि झूठी खबरें सबसे बड़ा मसला करार हैं। हाँ, ये बात ठीक है, झूठी खबरें सबसे बड़ा मसला है, लेकिन फिर उन झूठ का क्या करेंगे, उन तमाम झूठों का कि जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद मुबारक को बयान फरमा करके और इक़्तिदार में आए। उसके बाद अब वो कहते हैं कि चूँकि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है, इसलिए अवाम की कमर ही तोड़ डालूँगा। कभी बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उसके बाद पेट्रोल की, उसके बाद फिर बिजली की कीमतें और उसके बाद फिर पेट्रोल की। और सोने पे सुहागा के साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे। फरमा रहे हैं कि हमने मीडिया को वो आज़ादी दी है जो किसी डिक्टेटर के दौर में नहीं मिली। डिक्टेटर के दौर में इमरान खान को जितना एयर टाइम मिला, उसका तसव्वुर भी किसी जमहूरी डिक्टेटर के दौर में किसी अपोजिशन लीडर को नहीं किया जा सकता। सदर मोहतरम ने एक और सनसनीखेज इंकशाफ फरमाया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने उनके बारे में बात की थी। उन्होंने जो पूरी दुनिया को इमरान खान साहब को अपना पीर बना लेने की दावत दी थी, इस मरतबा फिर उन पर कुछ और चीज़ें मुनकशिफ हुई हैं। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान बदल रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। सर, अगर मैं गलती से भटकता हुआ ही ऐवान सदर और वज़ीर आज़म की तरफ जा निकलूँ तो मेरी दिमागी रो भी ऐसे ही बहक जाएगी। ये कोई आपके साथ नहीं हुआ, ये आपसे पहले ममनून हुसैन, जब उनका नाम तक नहीं आया था कहीं, जब मेरी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू लंबी लंबी हुआ करती थी, उस वक्त के ममनून हुसैन में और सदर ममनून हुसैन में जब मैंने गुफ्तगू की, ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। किसी एक मामले पर हमारी मुठभेड़ हो गई। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा सर आपको नहीं पता कि ये सब चलन यहाँ पे राइज है? वो बिल्कुल ऐसे बन गए, मरहूम अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कि जैसे बिल्कुल कल ही पैदा हुए हों।
फवाद चौधरी साहब ने दनियासना एक शगुफा छोड़ते हुए कहा है कि साबिक दौर में मीडिया को पार्टी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। जनाब साबिक दौर में जो कुछ हुआ वो इस दौर में भी हो रहा है। पीटीवी तो छोड़िए, इस वक्त प्राइवेट मीडिया की अगर हम बात करें, इस वक्त तो खुद पीटीआई के लोग चैनल खरीदने में लगे हुए हैं। एक और चैनल जो प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे सईद गनी की पीपल्स पार्टी की नहीं बनती। आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, पेमरा नोटिफिकेशन भी निकाल चुकी है, उसके मलकियती हुकूक जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। पहले भी वो इमरान खान साहब को हज़रत इमरान अहमद खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह बता करके अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया करता था। न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर्स तक सब पर यह पाबंदी आयद थी, और आज तो खैर जाहिर है कि इसकी एक लॉजिकल रीजनिंग भी मौजूद है। तो फवाद चौधरी साहब इस मरतबा भी जो है वो भंड मारते हुए पकड़े गए, और वो भी रंगे हाथों। अब जाहिर है कि तफरीही खबरें हो रही हैं, तो उसमें वाइसराय सिंध कैसे पीछे रह जाएंगे, वो भी तो हम पर हाकिम बन के मुसल्लत हैं। फरमाते हैं हमने मेरिट को अव्वलियत दी, गजब खुदा का, इनकी दूर की और करीब की दोनों की नज़र खराब। कह रहे हैं मेरिट की पासदारी पर लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो तारीफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दफ़ा हजरत की, मेरे सरकार की, सिंध हुकूमत की है, उससे कतई नाआशना है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट तक कह दिया गया, लेकिन मेरे सरकार हैं कि अर्श मुअल्ला पे मुतमक्किन है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की जानिब जब तवज्जो दिलाई गई तो कहते हैं कि इन बातों पर क्या कहूं, और आगे जो कहा वो कितना ऑब्जेक्शनेबल है। कहते हैं कि पूरे सूबे में बेहतरी आ रही है। अब जिस जगह से मैं निकल करके और यहां आकर के प्रोग्राम करने की अदाकारी कर रहा हूं, एक दफ़ा मेरी गाड़ी की अगली सीट पर अगर वज़ीर आला या उनका कोई वज़ीर बैठ जाए, तब मैं पूछूं उनसे कि जिस जगह बेहतरी आ रही है वो कहाँ है भाई, वो मेरे रास्ते में क्यों नहीं पड़ती। एक और उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफ किया कि हम सड़कों को बेहतर करने जा रहे हैं। बेहतर मेरा ख्याल है इन्वर्टेड कॉमास में कहा होगा आपने, क्योंकि जिस जगह हम रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं सुबह शाम, वहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ तो पाई नहीं जाती। इसी किस्म के मौज़ूआत पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए आज हमारे साथ तान तहरीक इंसाफ से जनाब बिलाल गफ्फार साहब बनफ़्स नफीस स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। फुल मिनिस्टर हैं माशाअल्लाह वीर जी कोहली साहब, उन जिंदा वज़ीरों में से एक नाम जो मेरे प्रोग्राम में आज भी तशरीफ़ ले आते हैं। मैं इनके हुस्न ज़न के लिए इनको नज़राने अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सबसे पहले सरकारी बेंचेस का रुख करेंगे। बिलाल गफ्फार साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये पूछना था कि किसी हुकूमत ने मीडिया को इतना आज़ाद नहीं छोड़ा, इस किस्म का कब से फील कर रहे हैं वज़ीर आज़म? उनको कहाँ, कौन से सैयारे पे रखा हुआ है कि जो उनको पता ही नहीं चल रहा कि इस वक्त बारात जो है वो जा रही है कहाँ? उनको फवाद चौधरी साहब से कितना दूर उमूमी तौर पे रखा जाता है ताकि हम उनकी कैफियत का बनफ़्स नफीस अंदाज़ा लगा सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन जो आपने इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें कहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे पास हक है कि मैं उसमें आपसे बात करूं। एक आपने कहा कि वक्त बर्बाद करने के लिए, तो फिर आपने हमें इधर बुलाया है क्यों? आपने कहा वक्त बर्बाद करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फिर हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपने जिस तरह अपना नरेटिव दिया, आपने एक केस बिल्ड किया, आपने नरेटिव दिया, आप ही ने फैसला सुना दिया, आप ही ने लॉजिकल फैसला सुना दिया। यानी आप ही कंप्लेनेंट, आप ही वकील और आप ही जज। ये 15 मिनट का आपने जो इतना एक डिटेल्ड जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, अगर आप है ना जो यहाँ पे आपके जो पैनलिस्ट हैं उनसे आप सवाल कर लेते पहले, तो आपको जवाब भी मिल जाता और इंटरेक्शन प्रोग्राम का एक फॉर्मेट हुआ करता है। अब आपने इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कमिंग टू द पॉइंट जी, ये बेहतर है। जो मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ। और मीडिया की आज़ादी के लिए जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उनका साथ दिया है, चाहे वो, और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, कैमरा मैन है, रिपोर्टर्स हैं, कि उन्होंने हमेशा हमें कवरेज दी। पीटीआई को चाहे वो धरना हो, चाहे वो हमारे जलसे हों, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कवरेज दी, क्योंकि मीडिया भी चाहती थी कि जो 2 पार्टी सिस्टम है वो ख़त्म हो, और मीडिया को भी और मीडिया ओनर्स को भी जो एक तब्दीली की और एक जो होप है वो इमरान खान से ही है।
मैं ये एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आपके एंकर से, आपके सारे कोलीग से, कि जिस बेबाकी से, जिस फ्रैंकनेस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवालात किए जाते हैं, मुझे माजी में वो बताइए कि क्या ऐसे कभी नवाज शरीफ से, जरदारी से या फिर किसी और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से इस तरीके से सवाल किए जाए? अच्छा सर, अगर आप एंकर कम्युनिटी के बिहाफ पे मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप मेरा जवाब भी नहीं, मैं आपसे और लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया तो मैं जवाब देता हूं, उसके बाद फिर आपकी अगली बात पे चले जाएंगे। देखें, जो हम मीडिया की आज़ादी में 100% बिलीव करते हैं, हाँ। लेकिन 2-3 चीज़ों का, कि जिस तरह आप ही, आपके शो में, मैं आपके काफ़ी शोज देखता हूं जिसमें आप जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करते हैं, आप इदारों की चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, कराची के जो इदारे हैं आप उनके चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। तो मीडिया के भी रेगुलेशंस होने चाहिए और मीडिया को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। साथ साथ जो ओनर्स हैं, वो है ना, एक अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेके जो हमारी पॉलिसी बनाई जा रही है, और सबसे बड़ा जो हमारा जो नया जो रेगुलेशंस ला रहे हैं उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपको, और जो कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो वेजेस हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, मैं असेंबली में, देखिए मैं असेंबली में जाता हूं, मुझे रिपोर्टर्स मुझे कहते हैं कि हमें है ना 6-6 महीने 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। तो क्या किया आप लोगों ने तनख्वाहों के लिए? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि जो बिजनेस चौधरी साहब दिखा रहे हैं ये हाथ और मार रहे हैं साथ। देखिए आप दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं सर, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, उनका ये बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट के एक्ट पे नहीं चल सकता। मेरा सिर्फ ये कहने का है कि उसका एक फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, जिस तरह दूसरे बिजनेसेस होते हैं, इसी तरीके से मीडिया हाउसेस को चलना चाहिए। कन्वे हुआ। अब मेरा जवाब लीजिए। आपने कहा कि हम मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मीडिया को सपोर्ट करने के लिए पहले उनकी नौकरियां छीन करके, उनकी जुबाबंदी करवा के, पैमरा के जरिए उनको नोटिस सर्व करवा करके, एंकर्स को प्रोग्राम से बेदखल करवा करके, इस दौरे हुकूमत में जितने मीडिया वाले बेरोजगार हुए हैं उसकी नज़ीर कभी नहीं मिलती। एक आमिर, एक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ, उसकी जब्त और बर्दाश्त का यह आलम था कि जब तक हाई टाइम नहीं आया उसने धरने की, यानी वो जो इस्लामाबाद में एजिटेशन हो रही थी इफ्तिखार चौधरी के नाम से लेकर के और जमहूरी उसूलों की पासदारी के नाम तक की, उसने कुछ नहीं किया। और यहाँ मामला ये है कि ज़रा सा क्रिटिसाइज करने पर नौबत आती है और वहाँ आस्तीनें चढ़ा ली जाती हैं। इस वक्त पैमरा जो है, वन साइडेड जितना खेल खेला जाता है पैमरा के ऊपर, उसका आपको भी अंदाज़ा है। खुसूसन बोल के हवाले से पैमरा जो है, जितना माशाअल्लाह उसका ज़र्फ़ है, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, उससे आप बहुत ज़्यादा लाइल तो नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि बिज़नेस मॉडल, ठीक है, बिज़नेस मॉडल को आप चेंज करें, जो भी आपको करना है आप करें, लेकिन जनाब मन पूछने ये था कि रिपोर्टर्स को ट्रेड से बेदखल करवा करके कोई आदमी बिरयानी का ठेला लगा रहा है, कोई आदमी यूट्यूब पर जा करके और अपनी मेहनत कर रहा है, और अब उस यूट्यूब को रेगुलेशन के नाम पर ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक कंट्रोवर्शियल बिल लाने की हसरत फवाद चौधरी साहब की, जो उनके इंशाल्लाह दिल में ही दम तोड़ जाएगी। आपको लगता है कि इन सब हरकतों से मीडिया आज़ाद होता है? खान साहब फरमा रहे हैं कि 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं। 70% खबरें इक़्तिदार में जो होता है उसी के हवाले से ज़्यादा खबरें जनरेट होती हैं। ये पाकिस्तान और भारत में नया चलन है, वहाँ मोदी और यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक अजब चलन आया है कि अपोजिशन पे तबर्रा करो, अपोजिशन का एहतसाब करो और हुक्मरानों के बारे में एक लफ्ज़ तक ना कहो। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर इन बातों को मजीद जवाब लूंगा। वीर जी कोहली साहब, सर इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजद माजरत। सर, आपके दौरे इक़्तिदार में भी जब इक़्तिदार का हुमा आपके सर पे था, सर उस वक्त ये ख्याल आपको भी आया था कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ लेकर के आई जाए, मीडिया वालों को बेरोजगार किया जाए? मुझे अच्छी तरह से याद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी अवाइल उम्री में ताल्लुक़ रखने वाला एक एंकर, जो इस वक्त भी एंकर माफिया का एक अहम रुकन है, रोज़ रात को 8 बजे बैठ करके आसिफ अली जरदारी की हुकूमत गिरा रहा हुआ करता था। लेकिन मुझे याद नहीं है कि आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी उसको ऑफ एयर करवाया हो या उसका प्रोग्राम बंद कराया हो। इस तरह की कोई मालूमात आपके पास है जो मुझसे आप शेयर करें? बहुत शुक्रिया नूर साहब। एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि मेरे पास इंसान हकूक़ का वो पोर्टफोलियो था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले चेंजिंग हुई है, तो इस वक्त मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मैं सिर्फ मामले खसूसी वज़ीर आला से हूँ।
और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी का जब दौर होता था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी पे तो जब भी पिछले 3 दौर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद फिर ज़रदारी साहब और ये जो दौर रहा उसमें सारे इदारे पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहरबान रहे हैं। फिर वो जुडिशरी से लेके मीडिया से लेके बहुत सारे इदारे हैं, किस किस के नाम लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहरबानी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक रिवायत रही है जो कि पिछले कई सालों में और किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। एक तो ये कि एक इतना बड़ा फेमस लीडर, हमारा पॉपुलर लीडर, जो इंटरनेशनल लेवल का लीडर, जो पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा था, उसको पहला आइन दिया और एटमी ताकत पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूरे दुनिया को, और वो एक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो चंद घरानों तक महदूद थी, उसने पॉलिटिक्स को आम किया और आम लोगों को बोलना सिखाया, आम लोगों को यूनियन साजी का हक दिया। उसको सरे आम आज उन्होंने, जो वकील, उस जज जो मौजूद थे उस वक्त ऑन उस पर कोर्ट के, उन्होंने किताब में लिखा है कि हमने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, कि उसको जुडिशियल किलिंग की। उसके बावजूद भी एक स्टेटमेंट आपने कोई ऐसी नहीं देखी होगी पीपल्स पार्टी किसी लीडर की। हाँ, लोगों ने हाँ ये ज़रूर किया था कि एहतजाजन लोगों ने भुट्टो साहब की मोहब्बत में अपने आप को 10-12 लोगों ने आग लगा के अपने आप को खुदकुशी कर ली थी एहतजाजन, लेकिन कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं बोला था। इस दौर दफा देखें कि एक फैसला हुआ, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में एक फैसला हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, इनके पास हालांकि अपील का वो जगह मौजूद थी कि आप अपील के पास, आपके पास था कि तरीक़ेकार जैसे लीगल होता है, लेकिन इन्होंने, इनके वफाकी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नूर साहब किसी ने नहीं बोला कि जज जो है उसकी दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, जज पागल है, उनका मेंटल लेवल ठीक नहीं है। तो इनकी तो बात छोड़ देना, इन्होंने तो इदारों को जो तबाह किया है। अब इनके पास देखो, पाकिस्तान के आइन के अंदर एक तरीक़ेकार मौजूद है कि आइनी इदारे जो भी हैं उसमें अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको आइन के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें अमेंडमेंट लेकर आप चले जाएं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट में उस वक्त आप लानते भेज रहे थे जो अपोजिशन में थे, अब आप पार्लियामेंट के इन हैं, फिर भी आप सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू काम चला रहे हैं। आप पार्लियामेंट के साथ चले जाएं, लोगों के साथ बिठाएं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ ले गए। लेकिन आप उसको क्यों कह रहे हैं कि बाढ़ में जाओ, तुम जला देंगे, ये जहन्नम में जाओ, इस तरह की लैंग्वेज आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दौर में जब उनके जो पॉपुलर जो लीडर थे उनको नाअहल किया गया, उनको फांसी चढ़ाया गया, फिर भी उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन हर दौर में हमें इसी बात का सामना रहता है। राइट सर। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, सर जहमत की अज़द माजरत, पूछना ये था सर कि अपने दौर से कितना मुख्तलिफ पाते हैं आप इस दौर को? उस दौर में भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने दिया करते थे उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन, और यहाँ पर भी जो है वो मामलात कुछ नज़ाकत के ही हैं। 70% खबरों की शिकायत हो गई है। सर क्या देखते हैं? नवाज शरीफ साहब के साथ भी मामलात तो कुछ थे, वो तलत हुसैन का इंटरव्यू, उसमें जो बैठ करके और डिक्टेट करवाने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी यूट्यूब पे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे दौर को इस दौर से कंपेयर करना जो है वो भी एक कोई मतलब ठीक बात नहीं होगी। हमारे दौर में तो 90% ऑफ द टाइम, बल्कि इससे भी ज़्यादा, इमरान खान साहब को मिला। उन्होंने टीवी पे आके, खाली सामने 4 बंदे नहीं बैठे होते थे, आके हुकूमत के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें की। CPAC हो रहा था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, और मीडिया ने उसके बावजूद जो है वो इनके शादियाने बजाए और मतलब कहा कि क्या बात है जी खान साहब। और खाली मतलब तमाम मीडिया आप समझ लें इस गुनाह के अंदर शामिल है। ये जब बोलते थे कि जी 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, तो ये आप लोग सारे जो है इनकी तालियां बजाते थे। अब वो जो है ज़ाहिर है मामला जो है वो हमें तो मालूम था कि ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का कोई मामला होना नहीं है, और इवेंचुअली वो आपके सामने आ गया कि मतलब मीडिया का असर हुआ है। मेरे तो बहुत सारे जानने वाले मीडिया में जो बेचारे 20,000, 25,000, 30,000 वाले रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, उनको तो घर नहीं चल सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गोश्त नहीं खाया, पता नहीं कितने अरसा गुजर चुका है। तो वो उन बेचारों से आप जाके पूछेंगे कि हमारा दौर अच्छा था कि ये दौर अच्छा है, और वो आपको बताएंगे कि कौन सा दौर सही था और कौन सा दौर बुरा है। आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा लें, और खाली आप क्या कहते हैं मीडिया वालों से क्या, आप आम आवाम से आके पूछें, आम आवाम आपको बताएगी। ये बोलते थे कि हम आएंगे तो नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे, जो है वो मतलब कि खुशहाली होगी। और जब से ये आए हैं इन्होंने पाकिस्तान 2.5 करोड़ लोग पावर्टी की लाइन से नीचे जा चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। हम 23% पावर्टी छोड़ के गए थे, ये 40% पे ला चुका है इमरान खान। लेकिन इमरान खान को देखें, इमरान खान के तो मज़े हो गए ना। उसने इस्टेब्लिशमेंट को भी इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, उसने मीडिया को भी इस्तेमाल किया,
अपने मकासद के लिए और इदारों को इस्तेमाल किया। जो इंसान वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं था, वज़ीर आज़म तो दूर की बात, जो दिमागी हालत है वज़ीर आज़म साहब की, उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर भी नहीं लग सकते कि वो वज़ीर आज़म बन गए। अब वो बंदा वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के इंटेलेक्चुअल लेवल पे कौन सी ऑक्सफोर्ड में किताबें लिखी गई हैं? वो जो 2.5 करोड़ लोग जो पॉवर्टी के, देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सीपैक, आप डिलीवरी को देखें। ऑक्सफोर्ड की मैंने किताब लिखी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर, लेकिन आप डिलीवरी को देखें 2 मिनट के लिए, आप सब कुछ छोड़ दें। हमने क्या मोटरवेज बनाई, क्या बिजली के कारखाने लगाए, हमने क्या जो है वो मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल में रखा। बिजली की 11 रुपए की यूनिट थी जो अब 27 रुपए की हो चुकी है। जो आटा 30 रुपए का था वो 70 रुपए का हो चुका है। जो चीनी 55 रुपए की थी वो 110 रुपए की हो चुकी है। जो पेट्रोल हम 70 रुपए लीटर पे छोड़ के गए थे वो 123 रुपए लीटर हो चुका है। ये जाके आप जो हमारा जो है ना, हमारा काम बोलता है। हम बड़ी बड़ी फड़ियां नहीं मारते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब डिलीवरी का टाइम आए तो हाथ पांव भूले में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, पता ही नहीं कि करना क्या है। सर, ये ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपका तमाम जो मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब बिलाल गफ्फार साहब पर लाजिम है कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो दोनों मौज़ूज़ मेहमानों ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी उनका व्यू पॉइंट था उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी बिलाल गफ्फार साहब। सर, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और पीर जी कोहली साहब की ऑब्जर्वेशंस, जो भी नुकात आपके सामने आए, अब आप पर लाजिम है कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सेनेटर साहब ने जो बातें की मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। इन्होंने आज इन्होंने एक चीज़ मान ली कि इमरान खान जो है बड़े ताकतवर है। इन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये शायद अपनी लीडरशिप से और इनका कुछ फैसला या कुछ इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, क्योंकि वो तो इमरान खान को हमेशा सेलेक्टेड कहते थे। तो अब ये आज ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। चले जी, इमरान खान, ये होती है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर खुद मुख्तार प्राइम मिनिस्टर होता है तो तमाम इदारे उसके अंडर में होते हैं। तो ये है ना, ये मैं इनकी बात चले अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने आज एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने कारखाने लगाए, ये लगाए, एट व्हाट कॉस्ट? आपके बगैर प्लानिंग के जो आपके IPPs के सौदे हुए डॉलर टर्म्स में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डाका है। 28%, 30% रिटर्न डॉलर टर्म्स में आपने अपने मनपसंद लोगों को पावर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। बिजली की आज एक्सेस कैपेसिटी है और सिर्फ 6 से 8 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट्स जो आपको हुकूमत पाकिस्तान अदायगी देती है। यानी आप बिजली घर से बिजली ले या ना ले, लेकिन आपको उनको फिक्स कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है। हमारी हुकूमत ने आके तमाम प्राइवेट इदारों के साथ जो इनके जो IPPs हैं इनके साथ निगोशिएट किए टर्म्स के, और जो पुराने 1992, 2002, 2005 के जो पॉलिसीज थी उसमें डॉलर टर्म्स का ख़त्म किया। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो मैं इनको थोड़ी बात बता दूं। ये अपनी 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। 18 अरब डॉलर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए थे। सबसे बड़ा खसारा ये छोड़ के गए। अब अच्छा, और दूसरी बात, जब हम आए तो 6 हफ्ते के इंपोर्ट बिल्स रह गए थे। एक प्रोजेक्ट का नाम बता दे। किस चीज का? तमाम 94 और 2002 की जितने इंडिपेंडेंट पावर पॉलिसीज हैं उन सब के साथ रिनेगोशिएट हो गए। जो सब आप चेक कर ले, जो डॉलर टर्म्स थे उनके डॉलर टर्म्स करके उनके रुपीस एक का नाम बता दें। मैं कह रहा हूं ना, 1992 और 2004 नाम बता दे। आपका हब पावर के साथ हो गया, कैपको के साथ हो गया। प्रोजेक्ट का नाम बता दें। मैंने बता दिया ना, हब पावर के साथ हो गया। एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें जिधर आपने रीनेगोशिएट किया। आपको शायद आवाज नहीं आ रही, आपको शायद ये नहीं पता। मैं आपको शायद ये नहीं पता कि एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं कौन सा। सेनेटर साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात आ गई थी, अब उसको 1992 और 2005 की जितनी पावर पॉलिसीज हैं उनको एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया चुका है। उनका जो रिसीवेबल्स है, उनका जो डॉलर टर्म्स का जो टैरिफ था वो खत्म कर दिया गया है। हमारे दौर की नहीं है। 2000 जी
जो बात की, जो आपकी जो है उनकी भी फर्स्ट पेमेंट दे दी गई है। नहीं है जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा कुछ सेनेटर साहब, सर ब्रेक पे पाँव रखिए सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। निशात पावर, निशात चुनिया पावर किसके दौर की थी, और निशात पावर और निशात चुनिया पावर किसके फाइनेंसर हैं, किसके है ना वो इन्वेस्टर है, ये अब आपको भी पता है। वो उसी वही रेट है जो हमारे दौर का था, वो अभी भी वही है। जी ठीक है ना सेनेटर साहब वेट कीजिए। रेट है। अच्छा, सेनेटर जब हम आए थे तो हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते का इंपोर्ट बिल रह गया था। आईसीयू में इकोनॉमी थी, पूरे हमने इकोनॉमी को जो हमने टफ मेजर्स लिए, आज ये है कि आज आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी दुनिया ने कहा था कि शायद नेगेटिव ग्रोथ हो, आज हम 4.5% जीडीपी ग्रोथ पे खड़े हैं। कोविड की पॉलिसी, पूरी दुनिया ने हमारी कोविड की पॉलिसी को एक्नॉलेज किया, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, और जितने दुनिया के फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की कोविड की पॉलिसी को अपना लेते हैं तो हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लेते हैं। ये आज हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को पैकेज दिया, जो हमने पोस्ट कोविड हमने जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स को जो हमने पॉलिसीज दी, आज आपकी इकोनॉमी वी शेप्ड इकोनॉमी हो गई है। आपका सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो पीक प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीक प्रोडक्शन पे है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका एक्सपेंशन पे है। और मैं मेरे भाई को बता दूं कि जब इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन पे जाती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में 2 महीने में पाकिस्तान का टेक्सटाइल का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। जितने बड़े टेक्सटाइल हाउसेज हैं वो सब एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जिस पाकिस्तान का बता रहा है ना, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आवाम को पता होना चाहिए। डन आपने बता दिया, आपकी मेहरबानी। और जो 1 करोड़ की नौकरियों की बात कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं, 1 करोड़ नौकरियां फैसिलिटेट जनरेट की बात की थी, आपकी तरफ सरकारी नौकरियों की बात नहीं की थी। राइट सर, आप थोड़ा सा मेरा सवाल ले लीजिए। सर इमरान खान साहब ने फरमाया कि आज़ाद अदलिया और मीडिया से कोई मसला नहीं, तनकीद करें तो सच्ची करें। इस पे बड़ा एतराज़ है, इस पे बड़ा एतराज़ है क्योंकि इमरान खान ने जितना कम सच बोला है वो भी पाकिस्तान की तारीख है। आसिफ अली जरदारी ने झूठ बोला, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। नवाज शरीफ ने झूठ बोला, चलो उनका भी समझ में आ रहा है। उन्होंने पहले इख्तिदार में आने से पहले क्या कहा था और इख्तिदार में आने के बाद जो पहली तकरीर की उसमें शहबाज शरीफ के कंधे पे हाथ रख करके एक जलसे में कहा कि इनको पता नहीं था, ये जज्बाती बातें कर रहे थे। बिजली के मुआहदे ज़मीनी कुछ और मामलात होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब पे। उन्होंने मदीने की रियासत बनाने की बात की थी। मदीने की कौन सी रियासत ऐसी है कि जिसमें वज़ीरों को खाने कमाने का मौका दिया जाता हो, जिसमें बड़ी बड़ी फ़्लाइटें आती हैं, उसके बाद अपना हाथ साफ करती हैं मुबैना तौर पे, और उसके बाद उनकी विकेट लेकर के उनको साइड पे बिठा दिया जाता है। एहतसाब किसी एक का नहीं होता। आप कहते हैं तनकीद सच्ची करो, कौन सी तनकीद है जिसे आप सच्चा मानेंगे? कौन सी तनकीद ऐसी होगी? रिंग रोड स्कैंडल आया, उसके मामलात अभी तक सामने नहीं आए। चीनी स्कैंडल आया, जहांगीर तरीन को अभी तक कोई पूछने के लिए नहीं जा रहा। पेट्रोल बहरान आया, अभी तक पेट्रोल माफिया से निपटने वाला कोई नहीं है। वो जो नदीम बाबर थे उनको भी किसी ने उठा करके उस साइड पे कर दिया। मेडिसिन की मामलात में माफिया का हाथ साबित हुआ, फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने उसकी लीड दी और उसके बाद उनको शटअप कॉल दे दी गई। आमिर कियानी को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने बराबर में बिठा लिया। परवेज खटक के मामले पर BRT एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का मुतअद्दिद दफ़ा में अहवाल बयान कर चुका। कौन सी तनकीद को आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और वो भी ना मैनर की जो समझ में आए? देखें, मेरी बात होती है तनकीद की नहीं होती है, बिल्कुल आप क्रिटिसाइज करें। बात जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं फेक न्यूज़ की, कि जो न्यूज़ वो जो देखें, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, रेटिंग्स करने के लिए फेक न्यूज़ देते हैं। और इसीलिए हुकूमत ने एक फेक न्यूज़ बस्टर को जो प्रोपेगेंडा होता है उसको काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया। बिल्कुल आप तनकीद करें, जहां हम गलत हैं आप बिल्कुल तनकीद करें। मुझे एक बात बताएं कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ सामने आई है, जब शुगर का केस आया था तो यही मीडिया वाले कह रहे थे कि जहांगीर तरीन के साथ कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। बिल्कुल मैं आपको वही हुआ नहीं, बिल्कुल देखें FIA की रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, और बिल्कुल जो उनके ऊपर
जो है वो फाइन भी लगा और जो फाइन बिल्कुल फाइन लगा है। आप फाइन तो वो सिलाई मशीन पे लगा, जादुई सिलाई मशीन पे क्या हुआ? लाहौर हाई कोर्ट फाइन से क्या होता है? एक आदमी ने अरबों रुपए लूटे, उसको 400 रुपए का जुर्माना करके उसकी करप्शन को लीगलाइज कर रहे हैं। आप करप्शन लीगलाइज करने के लिए आए थे? ये बताएं कि पहले पाकिस्तान की पहले कुछ भी होता था, पहले फीका मांझा ताया इख्तियार में था, पहले चोर और डाकू थे, आप ही ने बताया था ना। तब्दीली ये है कि सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी होती है और सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी होती है और उसको कहा जाता है उसके आप जब तक आप अपने आप को क्लियर नहीं करते आप अपनी पोजीशन से फारिग हो। जुल्फी बुखारी का इस मुल्क में कौन क्या कर लेगा आपको नहीं मालूम है? सर आप इतने नादान हैं, आप एमपीए हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? हंसाने के लिए आए आप मुझे? आपको नहीं पता कि इस मुल्क में जहांगीर तरीन की मूंछ का कोई बाल नहीं तोड़ सकता? मैंने पहले दिन बैठ करके कहा ये सब बातें। मैंने पहले दिन कहा था आप आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकते। मैंने पहले दिन कहा था नवाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब किसी के अच्छे खान नहीं रोक सकते। नवाज शरीफ को आपके वज़ीर ने बाहर भिजवाया है, आपका वज़ीर आज़म इसका जिम्मेदार है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोर्ट ने भेजा। आप सुप्रीम कोर्ट का कांधा आपने पहले भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्तेमाल किया। नो सर, 3 दिन तक आपने आसिफ सईद खोसा साहब का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम साहब को आदत है लोगों का कंधा इस्तेमाल करने की। कोर्ट के रिमार्क सुन ले कि इमरान खान से गारंटी लेते रेमंड डेविस को छोड़ना होता तो भी कोर्ट के जरिए आते हैं। को लंदन नहीं जाने दिया तो क्या वो आप तो वजीर आजम क्या कर रहा था? ये कोर्ट के रिमार्क्स थे। आपके डॉक्टर फैसल सुल्तान क्या कर रहे थे? मैडम वो जो है पंजाब की वजीर सेहत, वो अच्छा वो दवाई लेने उनको मिल गई तो उनको बोले वापस आ जाए। ये वापस आ जाए, दवाई सवाल ही नहीं है बिलाल साहब जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई इमरान खान साहब और मौजूदा वफाकी हुकूमत हमने नहीं भेजा, आपने भेजा। तो फौरन इमरान खान ने अपने वुज़रा को और अपनी पूरी काबीना को बयान देने से मना कर दिया कि आपने चुप रहना है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। भाईजान वो दवा मिल गई नवाज शरीफ साहब को? सेनेटर साहब जी जनाब। अब ऐसी आवाज इनको थोड़ी सुनी जाएंगी, अब इनको आवाज थोड़ी आएगी। सेनेटर साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है बिल्कुल। सर कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं है कोई लंदन में? वो उनका इलाज करवा ले, जान छुड़ाएं यार, पारिक करें। मैंने आपको पहले भी अपना भाईजान आपको कहा था कि आप मजाक ना उड़ाया करें। बीमारी का मामला है, बड़ी आराम से घूमता है, कोई भी आ सकता है इसके नीचे। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बीमारी नजर नहीं आ रही ना। के अस्पतालों ने और शौकत खानम के अस्पतालों ने कंफर्म की है। ये बात तो हो गई। इलाज क्या हुआ ये बता दें। कहानी देखें, बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की, ये लोग बोलते थे कि जो बेगम कुलसूम नवाज साहब हैं वो बीमार नहीं है। आपको याद होगा सियासत नहीं की। ये उनके जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर घुस गए थे पीटीआई वाले, कभी उनके ऊपर इस बात को साबित करने के लिए। ये इतने झूठे हैं, ये मतलब इनकी किसी झूठ तो नवाज शरीफ बोल के कहते कि मैं ना 5 साल की डील करके गया हूँ, वो ऐसी है ना वर्बल एग्रीमेंट था 10 साल से मुशर्रफ का। जब वो इनके मसला होता है, जब भी इनके ऊपर है ना कोई बुरा वक्त आता है, इनकी लीडरशिप कभी सऊदी अरेबिया कभी लंदन भाग जाती है। मुशर्रफ से डील करके गया आप लोग के लिए। आपका वजीर आजम मुशर्रफ से डील करके भागे। बूट पॉलिश करता है, बूट पॉलिश अभी करता है। आपका वजीर आज़म सुबह सुबह चला रहे हैं। सारे पॉलिसी इकट्ठे किए हैं आपके जैसे, सारे बूट पॉलिसी इकट्ठे किए हैं। जितने चीफ वगैरह नवाज शरीफ है वो सारे सबको पता पॉलिसी है। है। आप लोग को सारे पॉलिसी है। प्लीज मेरी हंसी निकल जाएगी, मतलब सीरियस बात हो रही है, क्या कर रहे हैं? जितने चीख वगैरह जितने चीख वगैरह आप हैं वो भी सबको पता है। आप ज्यादा बड़े छलांगे ना मारे हैं, कहते हैं नहीं मालूम है आप लोगों की हकीकत क्या है। मेरी हकीकत बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। इमरान मैं आपको चैलेंज करता हूं। अभी आज आप लोग समझ में क्या हो गया? एक मिनट, आप मुझे चैलेंज करेंगे? आप मुझे चैलेंज करेंगे? पहली मतलब आपको स्क्रीन पे मैंने बिठाया था, आप मुझे चैलेंज करेंगे? आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान नहीं है भाईजान। आपको चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? आप आराम से बात करें। आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान आप भी किसी के लड़के हैं। आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान नहीं है आप। हाँ, आप मेरी हकीकत बताइए। बताओ मेरी हकीकत, बताओ किसके एंकर हैं आप? 2 टके के एंकर हैं आप। 2 टके के आदमी है आप। 2 टके के आदमी है आपका लीडर। 2 टके का आदमी है जिसकी चमचागिरी कर रहे हैं आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के। एंकर हमें बताएंगे कि करना क्या है, करने आप मेरे गिरबान में हाथ डालेंगे, मैं हाथ निकालूंगा। आप 2 टके के हैं, आप लोग मैं हाथ निकाल लूंगा आपका। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं, आपसे बात करने की तरीके से। हाँ
मेरी हकीकत बता रहे हैं, मेरी हकीकत पता है, 2 मिनट में मेरी हकीकत पता है आपको, बकवास किए जा रहे हैं, ज्यादा दिमाग खराब हो गया आपका। मेरी हकीकत पता है आपको, आपकी हकीकत पता है मुझे अच्छी तरह। आप बताओ मेरी हकीकत, मैं ऑन एयर बता रहा हूं, मैं ऑन एयर चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को भी और आपको भी, बताइए मेरी हकीकत। आप फजूल बकवास मत करें। मैं बकवास करने के लिए ही बैठा हूं यहां, आप कीजिए, आप बताइए मेरी हकीकत क्या है दुनिया को। होना चाहिए। ओ भाईजान आप चुप करके सुने, सवाल पूछे और जवाब ले, भाषण ना दे। क्या हो गया कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, कभी किसी का मजाक उड़ा रहे। आपसे पूछा किसने यार? मेरा प्रोग्राम है, मैं अपने तौर पे कंडक्ट करूंगा, मैं पीटीआई की डिक्टेशन नहीं लेता, खुदा हिला रही हूं, आपसे कौन पूछेगा? आपके बाप का प्रोग्राम है क्या? आप मेरे बाप पे जाने की आपकी औकात नहीं है, आप अपने बाप के नाम का बैठ के खा रहे हैं। मैं क्लब की औलाद हूं और एंकर बन करके आपसे ऐसी तैसी करने के लिए बैठा हुआ हूं। थोड़ी सी आपको शोहरत मिल गया, आपका दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। आप मुझसे बात करने के लिए आप चुप करें, आपको जानता है। आपसे बड़े जूते पहनता हूं मैं, फजूल बकवास किए जा रहे हैं। आपसे बड़े जूते पहनता हूं मैं। हद हो गई, क्या कहते हैं आप लोग, सिर्फ बुला के लोगों को बोलते, हद हो गई। ब्रेक पे जाओ, इनको फारिग करो, आपने जो इनको फारिग करो। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब को हमने 1-2 का 4 कर दिया। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने मेरे बारे में कुछ गुलफशानियाँ की थी, उनको जो जवाब देना था वो मैं दे चुका। अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी वजाहत मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मफरूर कायद और उनकी लीगल टीम जो भी देख रही है, जो कुछ करना चाहती है करे। अब मैं इस बातों का जवाब दूंगा जो उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा। उन्होंने मेरे बाप के बारे में बात की। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, मैं एक सरकारी क्लर्क की औलाद, जिसने आटा तोला, जिसने बस में कंडक्टरी की, जिसने यहां लालूखेत पे मार्केट में बैठ करके और रंग चूने का काम किया, उसका वाहिद इकलौता बेटा आज यहां नेशनल टेलीविजन पे पाकिस्तान की सियासत में अवाम का इस्तेहसाल करने वाले लोगों का एहतसाब कर रहा है। इससे बड़ी तरक्की आप और आपके अच्छे खान नहीं कर सकते। आपने अपने सेनेटर होने का नाजायज फायदा उठाते हुए आप ये भूल गए कि आपके वालिद साहब मरहूम अल्लाह गरीक रहमत करे, मैं आज नेशनल टेलीविजन पे पहली मर्तबा, मैंने पहले नाम नहीं लिया था, आज नाम लेता हूं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम साहब ने मुझे अपने तौर पर मेरी काबिलियत को देखते हुए उन्होंने मुझे ऑफर किया नेशनल असेंबली की कोई भी सीट जिस पर मैं हाथ रखूं, नवाज शरीफ से उसकी अप्रूवल वो करा करके देंगे। उन्होंने कहा कि वो इस सीट के लिए नवाज शरीफ से किसी भी हद तक जाकर के और डिबेट तक करने के लिए तैयार हैं। वो इस वक्त मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनको अल्लाह ने अच्छी जगह रखा होगा। उनका नाम इस्तेमाल करके मैं अपनी काबिलियत का ये ढिंडोरा इसलिए नहीं पीट रहा, मैं आपको आपके इल्जामात का जवाब दे रहा हूं कि मुझ में और आप में क्या फर्क है। आप अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करके सन कोटे पे भर्ती हुए हैं सेनेटर। मैंने बताया मुझे कोई शर्म नहीं है एक क्लर्क की औलाद होने में। मैं नेशनल टेलीविजन पे 5 लाख बार बता चुका हूं। आप नहीं, आपके अच्छे खान 8 आने की करप्शन अगर साबित कर दें, आप जहां कहेंगे वहां अपनी चप्पल सर पे रख के नूरुल आरफीन सिद्दीकी पैदल आएगा। ऐसे सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब जेब में रहते हैं लोगों की। आप मुझे अपनी जेब में रखने की कोशिश करके देखिए, मैं आपको अगर अगला पिछला ना याद दिला दूं तो मेरा नाम नहीं। ये नेशनल टेलीविजन की तारीख में अनोखा लम्हा है जब एक आदमी को ऑफियर करने के बाद उसके इल्जामात का जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने मुझे बकवास करने का ताना दिया। मैं आपको यह बता दूं कि मेरे प्रोग्राम में पहली मर्तबा आपके वालिद साहब की सिफारिश पर मैंने आपको बकवास करने की इजाजत दी थी और आज मैं आपसे ये आपका हक छीनता हूं। आपका मफरूर कायद, जिन्हें इख्तिदार में आने के बाद लंदन के फ्लैट्स की याद इतनी सताती है, मैं कभी भी नवाज शरीफ के हवाले से ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं करता। मुझे पता है कि कौन कौन से एंकर्स किस किस चैनल पे बैठ के नवाज शरीफ के हवाले से प्रोग्राम करके हुकूमत वक्त और इमरान खान को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं कभी इस हवाले से बात नहीं करता, इल्ला कि आप मुझे उस नौबत तक ना पहुंचा दें। मैंने 50,000 दफा आपको अपने प्रोग्राम में बिठा करके आपके मुंह पर बताया कि नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है चप्पल छोड़ के भागने का। मुशर्रफ के साथ डॉक्यूमेंट साइन करके भागे,
उसके बाद इमरान खान के साथ मेडिकल एनआरओ लेकर के भागे। ये पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद वजीर आजम है जो 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद इसके आसाब इतने नस्वानी है माजल्ला कि इसे जेल की 4 दीवारी से चिढ़ होती है। इसे रहना है तो ऐशो इशरत में रहना है, चाहे यहां रहे लाहौर में या फिर वहां रहे शेखों के महल पे या फिर जहां आज वो है बीमारी का स्वांग रचा करके। नवाज शरीफ और उनकी पूरी लीगल टीम इस मामले को लेकर के जहां जाना चाहती है जाए, जो करना चाहती है मेरा करे। नवाज शरीफ की मज़ाक़ खेज बीमारी को अब मजीद टॉलरेट नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम को आगे लेकर के चलेंगे। बिलाल गफ्फार साहब। सर बहुत ही अफसोस कंडेम करता हूं जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तनकीद होती है और तनकीद सुनने की हौसला भी होना चाहिए और आप लॉजिक पे काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जवाब दें। पर्सनलाइज होके पर्सनल अटैक करके गिरी हुई बातें करके बहुत ही अफसोसनाक और मैं कंडेम करता हूं। और ये वही वतीरा है जो PMLN जो है जब अपनी इक़्तिदार में होती है तो वो करती है। वो डिक्टेटरशिप, ट्रू डिक्टेटरशिप आज आपको आपके चैनल पे जो इंसाफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है उससे ट्रू डिक्टेटरशिप की। आपने मुझ पर भी तनकीद की, मेरे लीडर पे भी की, लेकिन मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक के साथ, चाहे वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बातचीत से एक आर्ग्यूमेंट देके एक दूसरे का नज़रिया सुनते भी हैं, एक दूसरे की लॉजिक सुनते भी और अब देते भी हैं। मैं बहुत अफसोस हुआ और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जी वीर जी कोहली साहब। सर बस ये अभी मेरा ख्याल टाइम थोड़ा सा रह गया होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह जितने भी जो हादसाती तौर पे लीडर हो जाते हैं, एक प्रोसेस से गुजर के नहीं आते, उनको तमीज़ नहीं होती है बात करने की और इस तरह की अल्फाज कौन से पार्लियामानी ज़बान इस्तेमाल करने की, और वो नेशनल TV पे आकर इस तरह किसी को बकवास और बाप पे आ जाना एकदम से, तो मेरा ख्याल है ये बहुत शर्मनाक अमल है। और मेरा ख्याल है कि आज इस प्रोग्राम से बहुत सारे और जो देखने वाले हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हो, चाहे किसी भी सतह पे अगर आपको कोई मौका मिलता है नेशनल चैनल पर आने का, तो आप उस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें जो ये 22 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। वो पार्लियामानी ज़बान होनी चाहिए। इस तरह की ज़बान के साथ आप आगे तरक्की नहीं कर सकते, ना कोई अपनी इज्जत रख सकते हैं दुनिया के सामने। बिलाल गफ्फार साहब, सर तरक्की करने के लिए ये शॉर्टकट ढूंढ लेना, यही क्यों, जिसको ये भी कह रहे थे बूट पॉलिशिया। जनाब इमन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ कितने बड़े चीगुएरा हैं, वो KMC की मदद से इक़्तिदार में आते रहे या उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट की? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ UC के काउंसलर का इलेक्शन लड़े, फिर वो वार्ड के काउंसलर लड़े, फिर चेयरमैन बने। 1985 में फाइनेंस मिनिस्टर आपके ज़ियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप थी, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने पहला चीफ मिनिस्टर बने थे विजय जो केयर टेकर का चीफ मिनिस्टर था और इलेक्शन भी लड़ा था। जब 1988 के इलेक्शंस हुए थे तो ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे और इलेक्शन लड़े थे। ये भी एक अनोखा वाकया आपको पाकिस्तान में मिलता है। सबको पता है कि नवाज शरीफ की और PMLN की जो है वो तरबियत किस नर्सरी में हुई। जनरल जिलानी कौन साहब थे, वो शहबाज शरीफ कारोबार में थे, नवाज शरीफ कुछ करते नहीं थे, तो इनके वालिद साहब ने, आपको भी पता है कि किसके पास ले गए और बोला कि यार इसको संभालो, ये तो है ना किसी काम का नहीं है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होती है कि जो जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती और डायरेक्ट ऊपर से पैराशूट होकर आते हैं वहाँ पे। राइट सर। वीर जी कोहली साहब, सर इख्तिसार के साथ ये लाहौल वाला कुव्वत अपना अल्लाह ने की दे, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान साहब रात की तारीकी में किससे मिलने के लिए जाया करते थे? कुछ आपको याद आ रहा है? हो सकता है मैं कहूँ तो इल्ज़ाम हो जाए। बस कहाँ से शुरू करें? बेसिकली ये है कि मैंने कहा कि देखो पाकिस्तान की तारीख में जो नेशनल लेवल तक देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो एक प्रोसेस से गुजर के आगे आई। बाकी बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारी पार्टीज़ बनाई जाती हैं। आज भी एक आपको पता है कि अब शायद आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ हो, एक और नई और पार्टी जन्म ले रही है। तो ये कहाँ से जन्म ले रही है और अभी वो, और उस पार्टी का नाम क्या सर? जाते तहरीक इनकलाब या ऐसा कुछ है, तो वो तहरीक के नाम से कुछ बन रही है पार्टी। कल किसी ने शेयर किया था, तो वो एक नई पार्टी आ रही है इस तरह से, तो वो कहीं से बनाई जा रही है। तो इस तरह जब पार्टियां बनती हैं जो एक लोग प्रोसेस से नहीं चलते, जब लोगों के बीच नहीं होते, होना तो ये चाहिए कि आम तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट हो, फिर वहाँ से काउंसलर बंदा बने, या फिर ऐसी ट्रेड यूनियन के साथ जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था कि वो हर महकमे के अंदर यूनियन कॉल दे दी गई है। वीर जी कोहली साहब, बिलाल गफ्फार साहब, आप दोनों मौजूदीन का शुक्रिया था, हमारी शो की जीनत को बढ़ाया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगी। फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।